Hi everyone, my name is Jyoti and I've recently graduated from NIT Jamshedpur from the Department of Production and Industrial Engineering, and I am doing a video series on NIT Jamshedpur. The first two videos are already out there. The first one covers my honest opinion on NIT Jamshedpur after spending 4 years there, and it covers all the major aspects that could have been important from a college life perspective. And the second one is purely dedicated to my department, which is production and industrial engineering, as there was very little information available about it on the web. So I was hoping I could fill that void for a while. So do check it out if you guys are interested, or share it with someone who might be. I will attach the link of both those videos in the description below. So let's talk about today's video. Today's video is going to be all about my personal experience during the placement season. मेरी सारी सक्सेस स्टोरी, सारी फेलियर स्टोरीज, जिन भी कंपनी में मैं बैठी थी, जो कुछ भी हुआ था, जो भी क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए थे, द एटमोसफेयर ड्यूरिंग द प्लेसमेंट सीजन, मैंने क्या क्या करा था, क्या क्या आप डिफरेंटली कर सकते हो, सब कुछ. And in the later part of the video, I'll be discussing about the major domains that are available for you as a PI student and how could you prepare for them, according to my knowledge, obviously. So before diving into my personal experience during the placement season, I would like to address two things. फर्स्टली मेरे इमीडिएट जूनियर्स जो लोग अभी थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर जा रहे हैं और जिनकी अभी प्लेसमेंट सीजन चालू होने वाली है, तो टेक अ डीप ब्रेथ यू गाइज. एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट. डू नॉट पैनिक. द फैक्ट कि तुम लोगों की अभी इतनी ज़्यादा फट रही है, मतलब यू गाइज गिव अ शिट अबाउट प्लेसमेंट्स एंड स्टफ, और ये अचानक से तो चालू हुआ नहीं होगा. मतलब यू गाइज केयर सिंस फॉरएवर. तो तुम लोगों ने लास्ट 3 साल भी मेहनत करी होगी. बस अभी नेक्स्ट के कुछ महीनों में इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है. एंड आई नो दैट इज़ अ थिंग टू बी टेंस्ड अबाउट, बिकॉज तुम्हारे आसपास के सब लोग टेंस रहते हैं. वरना नॉर्मली क्या होता है कि एक जन मज़े में रहता है, एक जन टेंस रहता है, बाकी लोग मज़े में रहते हैं, तो सब उसे ठीक कर देते हैं. बट अभी सभी टेंस हुए रहते हैं. बट पैनिक के चलते बहुत सारे इंटरव्यूज़ ख़राब भी होते हैं. तो नाउ इज़ द टाइम व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन हाउ फार यू हैव कम. कितने सारे स्किल्स तुम लोगों ने सीखे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, कितनी मेहनत करी है अपने ऊपर, वो सब चीज़ को याद करो और सोचो कि कंपनीज तुम्हें नहीं लेके जाएगी तो फिर किसको लेके जाएगी भाई. सेकेंडली, जो लोग अभी थर्ड ईयर में नहीं हैं, मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और फिर जो लोग अभी कॉलेज ज्वाइन करने का सोच रहे होंगे, इफ़ आई हैड टू गिव यू गाइज वन एडवाइस टू जॉइन दिस क्लब या फिर डू दिस इफ रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स, आई वुड से कि ट्राई टू जॉइन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स, बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल क्लब टू बी इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स एंड स्टफ. तो कॉलेज में दो मोस्ट पावरफुल क्लब्स होते हैं. वो होता है एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, दूसरा होता है तुम्हारा स्टूडेंट्स काउंसिल. दोनों अपने सर पे पावरफुल पीपल वाला टैटू बना के घूम रहे होते हैं. दोनों में एटीट्यूड की कोई कमी नहीं होती है. तो ये दोनों लोग आमने सामने आए तो दे ट्राई टू बी सिविल, बट तुम दोनों को अलग अलग कॉर्नर्स में लेके जाओ तो दोनों एक दूसरे का गेम बजाने की ही प्लानिंग कर रहे होते हैं. और फन फैक्ट इज़ कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का ऑरा थोड़ा ऊपर हो जाता है जैसे फोर्थ ईयर आता है, और होना भी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीबडी इज़ हियर फॉर द प्लेसमेंट्स. एंड इफ़ यू गाइज गेट डीपर, कोई भी किसी पावरफुल पोजिशन में क्यों आना चाहता है? पैसे घपले करने के लिए. और ये मैं सिर्फ अपने कॉलेज का नहीं बता रही हूँ, ओवरऑल बता रही हूँ इन जनरल. तो स्टूडेंट्स काउंसिल या फिर कोई छोटे मोटे क्लब्स जो भी होते हैं कॉलेज में, उसमें भी कोई पावरफुल पोजीशन या फिर लीडरशिप पोजीशन में जाता है, तो अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है, तो वो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे करके अपनी पॉकेट मनी निकाल ले, ऑब्वियसली बिकॉज मेहनत करी है तो कुछ तो फ़ायदा हो. तो वो कितनी बार कर सकता है? जितनी बार फेस्ट होगा या फिर कोई बड़ा ओकेजन होगा जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने पड़े अच्छे खासे, कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई कि तुम उसमें कोई छोटा अमाउंट इधर उधर कर दो तो कोई देखे ना. तो ऑब्वियसली बड़े फेस्ट एनुअली या बाई एनुअली होते हैं. तो स्टूडेंट काउंसिल का वो एक बेनिफिट होता है, या फिर कोई और क्लब्स का जिसकी तुम पैसे मार सकते हो. बट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल कॉलेज में रह के पैसे नहीं मारती है, वो लॉन्ग टर्म पैसे मारती है, और फिर उस पैसे पे टैक्स, पीएफ, ग्रेट्युटी, ये सब अप्लाई होता है उस पर.
तो इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कि तुम्हें एक दिन में 1 मिलियन मिल रहा हो और अगले जब तक तुम 60 साल के नहीं हो जाते तब तक रोज़ 1000 रुपये मिल रहे हो, तो तुम क्या चूज़ करना चाहोगे? इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. बट fun part aside, training and placement cell is truly a very beneficial club to be in. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स सारे इंप्रूव हो जाएंगे. तुम इतने सारे HR से कांटेक्ट करोगे, अननोन लोग से कांटेक्ट करोगे, ड्राइव्स हैंडल करोगे, पूरे हायरिंग प्रोसेस को मैनेज करोगे. तुम्हारी कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगी. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज़ दैट यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद दी हायरिंग टीम. तो फिर इवन इफ एक कंपनी अगर इस एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए हायरिंग करने आ रही है, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स, बट ऑब्वियसली उसकी कंपनी में SD रोल या फिर सप्लाई चेन के रोल्स भी होंगे ही होंगे, किसी भी कंपनी में होते ही है. बट वो कैंपस हायरिंग नहीं करना चाहती उसके लिए, बट वैकेंसी 1-2 ओपन रहती है यूजुअली. तो यू गाइज कैन इंक्वायर अबाउट दैट. और फिर अगर पॉसिबल हो तुम ऑफ कैंपस उन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो जो जनरल स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है कि वैकेंसी अवेलेबल है, वो इन लोगों को पता होती है एंड दे कैन अप्लाई. तो कंपटीशन भी थोड़ा लो हो जाता है और फिर HR तुम्हें डायरेक्टली जानता है तो रेफरल वाला चीज़ भी हो जाती है. तो एक वो बात है. उसके बाद एक सिंगल इंटर्नशिप पॉलिसी और सिंगल प्लेसमेंट पॉलिसी होती है कि तुम्हारी एक कंपनी में सिलेक्शन हो गई है तो तुम उसके बाद आने वाली कोई भी कंपनीज़ में नहीं बैठ सकते हो. तो जो भी कंपनीज़ आने वाली होती है, जिस ऑर्डर में आने वाली होती है, वो इन कोऑर्डिनेटर्स को पता रहता है. तो अगर कोई अच्छी कंपनी बाद में आने वाली होती है और तो फिर वो उसके पहले वाले कंपनीज़ में नहीं बैठते, बट वो ये सारे स्टूडेंट्स को बता नहीं सकते वरना उस कंपनी में कोई नहीं बैठेगा पहले वाली कंपनी में. एंड इट विल नॉट क्रिएट अ वेरी गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ देम. तो वो नेक्स्ट साल से मे बी हायरिंग करने ना आए. तो इन सब चक्कर में और वो बाकी सबको नहीं पता होता, बट उन्हें पता होता है तो वो वाली ड्राइव मिस कर देते हैं. तो ये सारे बेनिफिट्स है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बीइंग इन द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल इज़ अ ह्यूज प्लस पॉइंट इन योर CV और रेज्यूमे एज वेल. बिकॉज जैसे तुम डालोगे कि तुम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थे, तो हायरिंग टीम को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यू कैन टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ फ्रेशर. तुम इतने केपेबल तो हो कि एक टीम मैनेज कर लो, एक प्रोसेस मैनेज कर लो, या फिर तुम एक इंडिपेंडेंटली कुछ टास्क तुम्हें दिया जाए तो तुम वो पूरा करके दे दो. तो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स एंड द रीजन्स वाई आई वुड सजेस्ट यू टू जॉइन इट. कमिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं सब कुछ स्टार्टिंग से बताऊंगी जब से मैंने प्रिपेयर या फिर पार्टिसिपेट करना चालू किया था कॉम्पिटिशन्स में इन ऑर्डर टू गेट प्लेस्ड. तो एज सुन एज द थर्ड ईयर एंड ZS एसोसिएट्स जो है वो एक प्रोग्राम लॉन्च करती है विच इज़ कैंपस बीट्स, जिसमें एक केस स्टडी कॉम्पिटिशन होता है थ्रू विच दे हायर फॉर द रोल ऑफ डिसीजन एनालिटिक्स एसोसिएट. तो उस कंपटीशन में हमने पार्ट लिया था. एंड इन ऑर्डर टू टेक पार्ट इन दैट कंपटीशन यू हैव टू मेक अ टीम इन विच इट इज़ नेसेसरी फॉर अ गर्ल टू बी देयर. तो मेरी टीम की लड़की मैं थी. तो जो 2 लोगों ने मुझे अप्रोच करा था उन लोगों को मैं कभी उससे पहले नहीं जानती थी, बट ग्रेट गाइज. एक मेटलर्जी का था, एक इलेक्ट्रिकल का था, एंड वो सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छे थे. बिकॉज इतने सालों में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में इतने ज़्यादा लड़के होते हैं और इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता है उन लोगों के साथ काम करने में, बिकॉज़ वो तुम्हें एक लड़की की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि इसका इनपुट इम्पॉर्टेंट नहीं है एंड ऑल. बट उन दोनों के साथ मैं पहली बार काम करी थी एंड इट नेवर फेल्ट लाइक दैट, जो कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी मेरे लिए. तो आई रिस्पेक्ट देम बोथ अ लॉट. तो वो मेरे पास आए, हमने एक टीम बनाई और केस स्टडी कॉम्पिटिशन में ऐसा होता है कैंपस बीट्स में कि तुम तीनों को ऑनलाइन कनेक्ट होना होगा वीडियो कॉल में. एक रूम वो बना के देते हैं, वीडियो कॉल में ही कनेक्ट होना होता है. एंड हुएवर इज़ द टीम लीडर, उसके स्क्रीन में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं एंड ही हैज़ टू डिस्प्ले टू हिज और हर टीम मेंबर्स. तो हमारी टीम का जो टीम कैप्टन था वो इलेक्ट्रिकल वाला था, तो ही वॉज शोइंग अस द क्वेश्चंस एंड ऑल. तो केस स्टडी में हमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो अपना एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो एक न्यू कंट्री में लॉन्च करने का सोच रही थी. एंड इट हैड सम सॉर्ट ऑफ डेटा कि ये ऑलरेडी इन कंट्रीज़ में अवेलेबल है और इसका परफॉर्मेंस ऐसा रहा है
और फिर जिस कंट्री में ये लॉन्च करने का सोच रहा है उसमें जो यूज़र्स है वो इस रेशियो में है, डेमोग्राफीज जोग्राफी के बेसिस पे परसेंटेज दिया हुआ था। एंड फाइनली द कॉम्पिटिटर्स डेटा, तो उसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर करने थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी थे, सब्जेक्टिव भी थे, स्वॉट एनालिसिस करना था हमें उस प्रोडक्ट का, एंड वही सब। फिर हमने सब कुछ सॉल्व करके जितना हमसे हो पाया हमने सबमिट करा। टीम लीडर को ही सबमिट करना होता है। एंड देन वो सबमिट करने के बाद रूम लीव करने के बाद, वीडियो कॉल लीव करने के बाद हमें एक इंडिविजुअल क्विज़ भी सबमिट करना पड़ता है और वो सबको इंडिविजुअली करना होता है। बट हमें एक्सपेक्टेशंस जो थी वो ज़ीरो थी कि इतने मुश्किल से हमने क्विज़ दिया है, और फिर हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं था अपने केस स्टडी वाले कंपटीशन में, बिकॉज एक दो क्वेश्चंस के जो आंसर थे वो एग्जैक्ट नहीं आ रहे थे, वो आमने सामने थे तो हमने टिक कर दिया था। तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही ज़ीरो थी कि इससे कुछ होने वाला है। बट अचानक एक दिन मेल आता है जब हम समर वेकेशन के लिए घर जा रहे होते हैं कि हम टॉप 50 टीम्स में से एक थे, हमारा लास्ट थर्ड टीम था, 47th रैंक थी हमारी। हमारे कॉलेज से एक और टीम था विच वॉज प्रिटी हायर इन टर्म्स ऑफ रैंक, वो बहुत ऊपर था हमसे। बट एनीवेज हम लोग भी शॉर्ट लिस्टेड थे, वो भी थे। फिर नेक्स्ट राउंड वॉज कम्युनिकेशन राउंड, ये भी इंडिविजुअल था। अब सबकी इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन थी हायरिंग प्रोसेस में। तो कम्युनिकेशन राउंड वॉज अ वर्चुअल राउंड, उसमें AI बॉट से हमारा इंटरव्यू लिया गया था। उसमें ऐसा था कि वो कुछ सेंटेंस बोले तुम्हें रिपीट करना है, या फिर डिस्प्ले कर रहा होगा कोई सेंटेंस वो तुम्हें रीड करना है। कुछ ऐसे वर्बल एबिलिटी वाले ही क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक से थे। फिर बट हमें लग रहा था कि ये बस फॉर्मेलिटी के लिए राउंड है, बट वो जो दूसरी टीम थी जो हमसे बहुत ऊपर थी वो इसमें एलिमिनेट हो गई थी। इसके बाद कोई भी कुछ भी नहीं आया उन्हें, कोई मेल। हम तीनों को मेल आया। तो नेक्स्ट राउंड वॉज केस स्टडी कॉम्पिटिशन राउंड। उसमें जो केस स्टडी में हमने आंसर्स सबमिट करे थे उसी के ऊपर वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि ये आंसर तुमने कैसे निकाला। तो ही वॉज द इंटरव्यूअर वॉज देयर टू नो द अप्रोच, कि वो अगर अप्रोच से कन्विंस हो जाता है देन यू आर सिलेक्टेड, अदरवाइज यू आर नॉट। तो हमें सारे अप्रोच बताने थे, हम तीनों का क्लियर हो गया था वो राउंड। देन द लास्ट राउंड वॉज द टेक्निकल राउंड। तो इसमें द इंटरव्यूअर वॉज माई इंटरव्यूअर वॉज कम्प्लीटली अनहिंज्ड। उसे देख के लग ही नहीं रहा था वो मेरा इंटरव्यू लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है। वो एक खुले इन्वायरमेंट में बैठा था, ही वॉज नॉट इवन इन अ केबिन जहाँ से उसे आते जाते लोग दिख रहे थे और वो हाई कर रहा था। तो मैं वहीं डिस्टर्ब हो गई थी कि यार ये तो पहले ही मन बना के आया कि इससे मेरा इंटरव्यू नहीं लेना था, बट दैट वॉज नॉट ट्रू। वो सबका ऐसे ही ले रहा था, वो बस नॉलेज चेक करके जाने दे रहा था, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स। तो बट मैं तो डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि मेरा पहला ही इंटरव्यू था, आई मीन दूसरा केस स्टडी राउंड के बाद का दूसरा, बट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज़। तो उस इंटरव्यू में ही आस्क्ड मी अबाउट माय रेज्यूमे, और फिर दो गेस्ट ईमेल्स पूछे उन्होंने कि इन योर रूम हाउ मेनी वॉलीबॉल्स यू कैन फिट। तो ऑब्वियसली मेरे को वॉलीबॉल के मेजरमेंट्स पता है, बट मेरे को लगा क्योंकि ये किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मेरे को इसको ऊपर ऊपर से बताना चाहिए। तो मैंने उसको ऊपर ऊपर से बताया कि हाँ वॉलीबॉल इतना बड़ा होता है, एंड आई एम अज्यूमिंग माई रूम टू बी दिस मच। बट उसे था कि नहीं, ऑब्वियसली ही नोज कि मेरे को मेरे रूम का कंप्लीट साइज़ तो पता नहीं होगा, बट मेरे को ऐसे मेजर करना चाहिए था कि मेरी हाइट इतनी है तो मेरे जैसे 2-3 लोग तो फिट हो जाएंगे, तो इसकी मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए। बट मेरे को लगा कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है तो इतना ज़्यादा पकाना ही नहीं है, तो मैंने तो बोला नहीं उसको, मैंने डायरेक्ट आंसर बता के बोल दिया। बट ही वॉज नॉट कन्विंस क्योंकि वो तो अप्रोच सुनने आया था, वो भी डिटेल में। तो फिर उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी ट्रीज़ यू थिंक आर देयर इन जमशेदपुर। अब ये तो पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, बट ऑब्वियसली मैं अज्यूम कर करके सॉल्व कर रही थी, बट ही वॉज नॉट कन्विंस देन ऑल्सो। ऑब्वियसली मैं उसकी जगह होती तो मैं भी कन्विंस नहीं होती क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से बता रही थी, बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो वो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद मैंने उससे फीडबैक भी लिया था क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ही वॉन्टेड टू हियर द आंसर इन डिटेल, कि तुम अपने आप को जूम करो उधर पे, फिर ऐसे मेजर करो, फिर ऐसे ऐसे करो। तो उसे एक एक बात डीपली डिटेल में सुननी थी, तो जहाँ मुझे यैप करना था वहाँ मैं यैप नहीं कर पाई। तो एनीवेज आई न्यू कि मेरा ये इंटरव्यू राउंड तो क्लियर नहीं होने वाला है।
बट उसके बाद मेरे को पता चला बाकी 2 लोग का तो हो गया है, 1 महीने बाद ही रिज़ल्ट आया था, तो उन लोग दोनों का हो गया है एंड आई वॉज रियली हैप्पी फॉर देम बिकॉज दे बोथ डिज़र्व्ड इट। बट मेरे को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था क्योंकि ये लोगों ने मजबूरी में मेरे को लिया था बिकॉज आई वॉज द फीमेल, मेरे बिना ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। बट द थिंग इज़ कि जो बाहर से देख रहा है वो ये नहीं देखेगा कि ये केपेबल है कि नहीं, वो डायरेक्ट यही लगा देगा कि हाँ लड़की थी इतने दूर तक तो इन लोगों के साथ पहुंच गई और फिर लास्ट राउंड में निकल गई। तो मेरे को ये वाली थिंकिंग से थोड़ी दिक्कत थी बिकॉज मेरे को लगता है कि मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ तो मैं अपने साथ साथ पूरे जेंडर का नाम डुबा रही हूँ। तो ये थोड़ा उस वक्त हो गया था। बट ठीक है, जुलाई तक में रिज़ल्ट आया था तो उसके कुछ दिन बाद ही प्लेसमेंट सीज़न चालू होने का था, तो आई हैड टू गेट बैक इन माई गेम। तो मैंने वापस से थोड़ा रिविज़िट किया अपने सारे स्किल्स और जो भी मैंने सीखा हुआ था टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द प्लेसमेंट सीजन एज सून एज इट स्टार्ट्स। तो स्टार्टिंग में जुलाई के एंड से बहुत सारी कंपनीज़ आने लगी थी, जुलाई स्टार्टिंग से कंपनीज़ के फॉर्म आने लग गए थे प्लेसमेंट ग्रुप में अपने। तो दैट काइंड ऑफ सेट द फील ऑलरेडी। तो मैं ये मान के चल रही थी कि मेरा प्लेसमेंट सितंबर तक तो हो ही जाना चाहिए because I think I belong to the above average group. I'm not at all a topper material, but not a below average student too. तो मैं सोच के चल रही थी कि मेरा सितंबर तक तो हो ही जाना चाहिए। बट जब मैं कॉलेज गई रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, अपने 7th सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मेरे आसपास वाले लोग इतने ज़्यादा पैनिक थे, वो बोल रहे थे सितंबर तक। तो मैंने उन्हें देख के फिर अपना थोड़ा एक्सटेंड कर लिया कि दिसंबर तक तो हो जाना चाहिए भाई, 2 सेमेस्टर प्लेसमेंट्स होते हैं, पहले वाले में तो होना चाहिए। अगर तुम अबव एवरेज स्टूडेंट हो तो इतनी ख़राब तो नहीं हूँ मैं, किस्मत भी ख़राब है तो इतनी ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने दिसंबर मान लिया कि दिसंबर तक हो जाएगा, ठीक है। बट हमारी इंटर एनआईटी थी अक्टूबर में, तो आई वॉज होपिंग कि उससे पहले हो जाए प्लीज़। नहीं भी होती तो भी मैं जाती, बट फिर भी माइंड हैवी करके जाने से तो बेटर है कि उससे पहले हो जाए। तो पहली जो कंपनी थी अपनी वो थी प्रॉक डीएनए। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज इसकी जो सीटीसी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट जो फिक्स्ड सीटीसी है दैट इज़ वेरी लो। तो फॉर दैट वियर्ड रीजन इट टर्न्ड मी ऑफ। कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का, बहुत अच्छी सैलरी तो किसी भी कंपनी में उतनी मिल नहीं रही होती है, बट क्योंकि वो पहली कंपनी थी तो मैं उसमें चांस ले सकती थी, तो मैं उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी उसमें। तो मैंने अपना फुल नहीं दिया था उसके ऑनलाइन असेसमेंट में। इट वॉज़ वेरी ईजी, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे बहुत सारे, निकाला जा सकता था, बट सिंस आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड मैंने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं करे थे उसके ऑनलाइन असेसमेंट में जाके। और मोस्टली मेजॉरिटी का ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो गया था, मेरा नहीं हुआ था बिकॉज ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किए तो कैसे होगा। फिर भी इवन दो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बट जब शॉर्ट लिस्टिंग वाला जो PDF या डॉक्यूमेंट आता है और तुम्हारा नाम उसमें नहीं होता, तुम्हें देख के बुरा लगता ही है, भले तुमने इंटेंशनली किया हो अनइंटेंशनली किया हो। बट मेरे को तो बुरा लग रहा था कि भाई सबका हो गया, मेरा नहीं हुआ, इवन तो मैंने जानबूझ के करा था फिर भी। तो पहला धक्का मेरे को उसमें लगा, तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट कंपनी वॉज मीशो। इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी, उसकी पे अच्छी है और फेयर कंपनी है, बट वो जितना अच्छा पे करती है उतना अच्छा एम्प्लॉय एक्सपेक्ट भी करी होती है। तो उसका जो हायरिंग प्रोसेस था, उसका ऑनलाइन असेसमेंट इटसेल्फ वाज वेरी टफ, बहुत ज़्यादा टफ था वो। बिजनेस एनालिस्ट के मायने में एप्टीट्यूड तो था ही नहीं, मशीन लर्निंग SQL ये सब ही भरा हुआ था उसमें, तो वो नहीं निकला। बट आई वॉज ग्रेटफुल कि वो नहीं निकला, क्योंकि वो जैसे तैसे निकाल करके मैं इंटरव्यू में चले जाती तो वो तो मार ही देते। तो बट यहाँ पे 3 रिजेक्शन हो गए थे, ZS, प्रॉक डीएनए और मीशो। तो भाई मेरा तो हो ही गया था कि इतने कम टाइम स्पेन में इतना रिजेक्शन तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है, डिप्रेशन हो जाएगा मेरे को अगर ये। भाई सोचो 3 रिजेक्शन में मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे को पूरा सेमेस्टर वेट करना होता तो मेरी हालत क्या होती। तो मैंने सोचा कि ये 3 तो गए, और तीनों में काइंड ऑफ मेरी गलती थी। पहले में मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं करा आते हुए भी, सेकंड वाले में मेरे को जाना नहीं था, थर्ड वाले में जाना था बट बहुत हार्ड था, मतलब स्किल्स का इशू था वहाँ पे। तो मैंने सोचा इस बार जो भी कंपनी हो, जाना हो नहीं जाना हो, फुल प्रिपेयर करके जाऊँगी। उसके बाद नहीं हुआ ठीक है, आई कैन एक्सेप्ट इट, बट जितना आता है उतना तो फुल करके जाओ। तो नेक्स्ट कंपनी वॉज ईटन।
ये सप्लाई चेन के लिए आ रही थी, एंड सप्लाई चेन हमारा डोमेन है। तो ये जो कंपनी है, इसको, ये पहली कंपनी है जिसका फॉर्म फिल करने में ही इंटरेस्टेड नहीं थी मैं, बिकॉज ये कंपनी फुल CTC मेंशन नहीं करती है, ये बस फिक्स्ड CTC मेंशन करती है। तो अगेन फॉर सम वियर्ड रीज़न इट वॉज अ टर्न ऑफ फॉर मी। बट ये डिसीजन लेने के पहले कि मैं फॉर्म ही फिल नहीं करूँगी, मैंने अपने पापा को बोला था। तो पापा ने रिसर्च करा कंपनी के ऊपर, वो बोले कि इट इज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी, बहुत टाइम से चल रही है, भर दो। फिर मैंने भी सोचा कि अपने तरफ से कोई कंपनी का पत्ता क्यों काटूँ, कंपनी मेरा पत्ता काटेगी, किस्मत में होगा तो मिलेगी, या फिर क्या पता एंड ऑप्शन यही, और मैंने फॉर्म ही नहीं भरा हो, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। तो आई फिल्ड दैट फॉर्म, ईटन आई। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंपनी इज़ कि ये एक दिन में अपना पूरा हायरिंग कंप्लीट कर लेती है, और इसके हायरिंग मैनेजर्स भी आते हैं। बाकी सारे कंपनीज़ के ऑनलाइन प्रोसेसेस होते हैं तो उसमें कभी कभार चीटिंग भी हो जाती है, बट जब HR प्रेजेंट रहते हैं तब बहुत फेयरली सारी चीज़ें कंडक्ट कराई जाती है। तो ईटन का पहला राउंड वॉज ग्रुप डिस्कशन राउंड। उसमें हमने ग्रुप डिस्कशन करना था, और इसका मेन रूल यही होता है, ये नहीं कि तुम्हें ज़्यादा बोलना है, ये रहता है कि तुम्हें ऑप्टिमम बोलना है, तुम एक लाइन बोलो, अच्छा बोलो, और अपने बाकी लोगों को भी बोलने का टाइम दो। ये नहीं करना होता है कि तुम ही बोलते रहो अपने ग्रुप में। सो दिस इज़ द टेक अवे फ्रॉम माई ग्रुप डिस्कशन। और हमें भी अपने सीनियर्स ने ये एडवाइस दी थी कि ज़्यादा नहीं बोलना होता है, तुम बोल सकते हो, उन्हें पता चल जाता है जब तुम एक लाइन बोलोगे। और दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन वर्क इन अ टीम, वो हायर करने आए अभी फ्रेशर्स। तो ग्रुप डिस्कशन हुआ, देर आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड। फिर नेक्स्ट राउंड वॉज अ टेक्निकल राउंड, जिसमें जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, भाई साहब रैपिड फायर चला है, 20-25 क्वेश्चंस का, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। पहली बात तो मेरा जो रेज्यूमे था दैट वाज कम्प्लीटली इंक्लाइन टू डेटा एनालिटिक्स। सप्लाई चेन का बेसिक्स पता है मेरे को, वो दिख रहा था रेज्यूमे से, बट उसका भी जो प्रोजेक्ट था वो डेटा एनालिटिक्स से ही लाइन था। तो मैं घुसी, तो सबसे पहले उन्होंने यही पूछा, आर यू नर्वस? तो मैंने बोला येस सर अ लिटिल बिट। तो फिर उन्होंने मेरे को रिलैक्स करवाया। फिर उन्होंने पूछा कि यू नो राइट, दिस इज़ नॉट अ रोल फॉर डेटा एनालिस्ट, इट इज़ अ रोल फॉर मटेरियल्स इंटर्न एंड एसोसिएट एनालिस्ट। तो मैंने बोला येस सर। तो बोलते सो वाई आर यू अप्लाइंग फॉर इट? मैंने उनको समझाया कि येस सर, आई एम अवेयर अबाउट द फैक्ट एंड आई हैव टॉक्ड विद माई सीनियर्स हु आर ऑलरेडी वर्किंग एट ईटन कि आफ्टर 2 years we have an opportunity to switch to whatever positions we are interested in, to apply for whatever positions we are interested in. So after 2 years, if I am still interested in the data analytics domain, then I'll try within the company itself, otherwise I'll continue with the supply chain role itself. तो ही वॉज कन्विंस्ड विद दैट आंसर। और उसके बाद मेरा इंटरव्यू चालू हुआ टेक्निकल डोमेन का, सप्लाई चेन के 20-25 क्वेश्चन। सो ही स्टार्टेड विद द क्वेश्चन कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन 2 टाइप के होते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ये हमारे 3 सब्जेक्ट में पढ़ाया गया है हमें, और वो उस वक्त मेरे को क्लिक भी कर गया। और उसके बाद ही आस्क्ड मी अबाउट लास्ट इन फर्स्ट आउट, then he asked me about the difference between sourcing and procurement, then the formula for fill rate, on time and full delivery. Then he asked me about the top 3 subjects that I liked the most during my entire engineering तो ये क्वेश्चन के बारे में हमें बाहर ही पता चल गया था। जो लोग भी ऐसे इंटरव्यू दे के वापस आ रहे थे, उन्होंने वो गलती कर रहे थे कि वो मैकेनिकल के सब्जेक्ट गिना दे रहे थे, विच वॉज नॉट अ फॉल्ट। बट अगर वो कोई सब्जेक्ट गिना रहे हैं तो दे हैड टू मेक श्योर कि उन्हें उस सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता है। तो अगर मेरे से डायरेक्टली अंदर भी पूछते तो मैं यही 3 सब्जेक्ट गिनाती, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट और वर्कशॉप के कुछ सब्जेक्ट, क्योंकि वो भी मेरा बहुत अच्छे से किया हुआ था। तो ही नेवर हर्ड अबाउट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो ही टोल्ड कि तुम ही बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो अब सामने वाले को पता ही नहीं, तो जो मैं बोल रही हूँ वही सही है। तो मैंने उससे पूरा एक्सप्लेन करना चालू करा इंटरव्यूअर को। मैंने पेस्टल एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस बताया, तो ही टोल्ड मी टू एक्सप्लेन फर्दर अबाउट पेस्टल एनालिसिस, वो सब बताया, एंड ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। ही
तो आई वॉज़ रियली हैप्पी। और जब मैं बाहर निकली इंटरव्यू दे करके, भाई उसके बाद मेरा था कि अब ले ना ले, मैंने अपना बेस्ट दिया है इंटरव्यू में। और फिर उसके बाद थोड़ी देर वेट करा, फिर HR राउंड के लिए गई। HR जितनी खुश होकर मैं टेक्निकल राउंड से निकली थी, उतनी ही दुखी मैं HR राउंड से निकली थी कि भाई ये तो गंदा ही गया है। बिकॉज द HR वॉज सो गुड इन मेंटेनिंग अ पोकर फेस, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वो सही बोल रहा है कि वो नहीं बोल रहा है सही। तो HR राउंड में यही सारे क्वेश्चन थे। एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने बोला था जो मेरे रेज्यूमे में मैंशन था। देन क्योंकि मेरे लीडरशिप पोजीशन में स्टूडेंट काउंसिल में जॉइंट स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था, देन टीम वाइस कैप्टन था, तो उसमें शी वॉज आस्किंग अबाउट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट अ टीम लीडर शुड हैव, ये पूछा। देन बिकॉज ईटन इज़ अ पावर मैनेजमेंट कंपनी जो कि सप्लाई चेन के लिए हायर कर रही थी, सो शी आस्क्ड कि अमेजोन की कंपनी और ईटन में क्या डिफरेंस है। देन शी आस्क्ड मी व्हाई डिड आई वांट टू जॉइन ईटन ओनली। तो सुबह को एक प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ था जिसमें दे टॉक्ड अबाउट बीइंग अ सस्टेनेबल company, so I told them about that it would be good to be a part of a company that thinks beyond just the profit. And with this, my placement journey came to an end on August 3rd 2025. But आई नो बहुत ज़्यादा कम कंपनीज थी तो मेरे पास उतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है शेयर करने को, बट आई सॉ माई फ्रेंड इन दोज टाइम सब बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते थे। इवन दो वो तुम्हारी प्लेसमेंट के लिए खुश रहेंगे बट दे आर वरीड अबाउट देयर ओन, और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं कि स्टार्टिंग के 1 महीने में सारी कंपनीज़ आई, बहुत सारी कंपनीज़ आई बिकॉज दे वांटेड द बेस्ट टैलेंट, और फिर अचानक से 1 महीने कोई कंपनी नहीं आई, ऐसा भी होता है। तो फिर सबका रहता है कि कंपनीज आएगी भी कि नहीं आएगी, और फिर इन दैट टेंशन एंड प्रेशर दे स्टार्ट एक्टिंग डिफरेंटली। ये सारी चीज़ें होती है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे को ब्लेम वगैरह करना होता है। टैप तो बहुत गाली खाता है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का बस एक ही ड्रॉबैक है कि तुम्हें लोग गाली बहुत देंगे, और फिर जो भी तुम कर रहे होते हो कोई मारने पीटने भी आ जाएगा, तो ये एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज टेंस माहौल तो रहता है। मेरा स्टार्टिंग में निकल गया बोल करके आई वॉज फ्री ऑफ दैट, बट अगर मैं एंड तक फंसे रहती तो आई एम नॉट गुड एट टेकिंग रिजेक्शंस, तो मेरा तो पता नहीं क्या ही हो रहा होता। एंड बिकॉज आई एम नॉट गुड एट टेकिंग रिजेक्शंस, ये मेरे को स्टार्टिंग से ही पता था, उसीलिए मैं टेंसली प्रिपेयर भी कर रही थी कि मेरा स्टार्टिंग में ही हो जाए। So that was all about my personal experience, and if I had to summarize it all and present it to you guys as a few suggestions, it would be कि first of all, अगर तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हारी communication थोड़ी weak है, English weak है, then start working on it from the first day itself. Because अगर तुम्हें आगे जाके multinational companies में काम करना है तो तुम्हें English आनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हायरिंग टीम तुम्हें हिंदी आती है तो तुम्हें कम टैलेंटेड समझ रही है, बट अगर उनके क्लाइंट्स ही बाहर के हैं, अब्रॉड के हैं, तो तुम्हें इंग्लिश तो आनी ही होगी। हिंदी जानने वाले लोगों से वो क्या करेंगे। बट ऑप्शंस ये भी है कि जिनसे इंग्लिश नहीं बन पाती है वो इंडियन कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं और हायर भी होते हैं। मेरे बैच में हुए हैं और अच्छी जगह हुए हैं, वो उसकी कोर कंपनीज़ होती है। तो देयर इज़ दैट। और अदर दैन दैट हाँ, मैंने ये भी कभी नहीं देखा है कि क्लास के जो टॉपर्स होते हैं वो सबसे पहले प्लेस हो जाए। तो मैंने अपने क्लास के टॉपर्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो विद दिस आई वुड सजेस्ट कि कॉलेज आए हो तो एक्सप्लोर, डिफरेंट टीम्स का पार्ट रहो, भले एक ही टीम का पार्ट रहो बट अच्छे से उसमें पार्ट लो, कुछ सीखो, लीडरशिप पोजीशंस लो, उसमें रेज्यूमे का पॉइंट भी बनेगा और तुम बहुत कुछ सीखोगे ही सीखोगे। बिकॉज देयर इज़ मोर, सो मच मोर टू लाइफ दैन जस्ट बुक्स, एकेडमिक्स एंड स्टफ्स। क्योंकि वो एक इंजीनियर को हायर कर रहे हैं मजदूरी, सिर्फ मजदूरी कराने के लिए नहीं, वो देखते हैं कि इन लॉन्ग टर्म वो जाके टीम्स को लीड करेंगे, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। सो यू मस्ट बी केपेबल ऑफ दैट। तो एक्सप्लोर इन योर कॉलेज लाइफ, एक्सप्लोर करोगे, लोगों से बातें करोगे, कम्युनिकेशन भी अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। और इंटरव्यू में कम्युनिकेशन मैटर्स अ लॉट। तुम्हें भले नॉलेज कम हो सकती है बट कम्युनिकेशन हुआ तो यू विल बी सिलेक्टेड, ऐसा होते हुए देखा है मैंने। बट ऑन दी अदर हैंड तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है बट तुम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, देन
they don't take you in. So now moving on to what are the different domains that are available for you as a PI student to get placed in. So there are majorly 4 domains available. First would be the software development one, the second one would be data analytics, the third supply chain management, and the fourth would be the core, that is for the graduate engineer trainee role. graduate engineer trainee role में तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री की बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के मैकेनिक्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए. इट इज़ बेसिकली अ मैकेनिकल इंजीनियर रोल जिसमें तुम्हें प्रोडक्शन इंजीनियर की भी नॉलेज होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सारे रोल्स के बारे में. फॉर दिस यू शुड कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू गेट और उसके कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर रखने चाहिए इंटरव्यू के पहले तक. और अगेन कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि मोस्टली ये सारे में ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है फर्स्ट राउंड. और गेट बैठ जाना अगर तुम कोर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो, बिकॉज ऑब्वियसली PSU मिल जाता है और अगर नहीं भी मिला तो अगर तुम्हारी रैंक अच्छी होगी तो जो भी कोर वाली कंपनीज़ होती है उसमें तुम्हें थोड़ा प्रेफरेंस मिल सकता है अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है तो. और सेकेंड वन वुड बी सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये हमारा डोमेन है. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैंने तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था अपार्ट फ्रॉम व्हाट वाज टॉट इन द क्लास ड्यूरिंग 5th सेमेस्टर. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हमारे प्रोफेसर ने प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाया था और वो PPT हमारे पास एंड तक थी. तो उस PPT में जो भी कॉन्सेप्ट्स थे और जो भी टेक्निकल टर्म थे सब मैंने इन डेप्थ सर्च करा था कि अगर कोई टेक्निकल टर्म मेंशन्ड है तो उसके पहले का पास्ट, उसके आगे का फ्यूचर, अभी क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें A to Z जो भी उस PPT में था सब पढ़ लिया था. और उसके बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आई थी मेरे इंटरव्यू में और मुझसे 20 से 25 क्वेश्चन उसने पूछे थे, एक भी चीज़ बाहर की नहीं थी. तो मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी सप्लाई चेन से रिलेटेड. बट इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो थर्ड ईयर में ही लैब्स होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं लाइक एनी लॉजिस्टिक्स. तो हम उसे इन डेप्थ सीख सकते हो और उस पर कुछ प्रोजेक्ट्स कर सकते हो. बट मेरी जो कंपनी है दैट इज़ द मेजर हायरर फॉर सप्लाई चेन डोमेन और उसने तो कोई सॉफ्टवेयर की डिमांड नहीं करी थी. तो ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर द सॉफ्टवेयर पार्ट, अदरवाइज इट इज़ नॉट मैंडेटरी. देन कमिंग टू द डेटा एनालिटिक्स डोमेन, इसके लिए मैंने प्रिपेयर करा था. तो फॉर द डेटा एनालिटिक्स डोमेन यू नीड टू नो द MS Excel, देन SQL एंड Power BI और Tableau. मोस्टली Power BI लोग यूज़ करते हैं. तो MS Excel में तुम्हें पिवट टेबल वगैरह VBA भी आ जाए तो इट्स गुड बट नॉट मैंडेटरी. बट एटलीस्ट इंटरमीडिएट तुम्हें आना ही चाहिए. SQL तो अच्छी तरीके से आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है इफ़ द रोल इज़ डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस. और इसके अलावा Power BI इज़ यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, बट इसमें भी पावर क्वेरी होती है, डेटा डैक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इन डेप्थ आनी चाहिए. अगर तुम मेंशन करो ये सब टूल्स तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक्स है जो आनी चाहिए. Power BI एंड MS Excel आई लर्नड इट थ्रू पवन ललवानीज़ यूट्यूब वीडियोज़. और फिर SQL में मैंने वन शॉट देखा था अपना कॉलेज का एंड देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स और फिर एक एक करके मैंने अपना लेवल बढ़ाया. लीड कोड में टॉप 50 SQL प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंट देयर, तो वो मैंने बेसिक्स क्लियर करने के लिए वो पूरा करा था. एंड देन टू गेट होल्ड ऑफ इट आई स्टार्टेड डूइंग प्रोजेक्ट्स जिसमें ये तीनों टूल्स एक साथ यूज़ हो रहे हो. तो फर्स्टली आई स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट्स दैट वर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी वेब, जो ऑलरेडी सॉल्व किए हुए थे. तो पहले मैं देख रही थी कि स्ट्रक्चर क्या होता है. एंड देन आफ्टर 2 to 3 प्रोजेक्ट्स आई स्टार्टेड डूइंग माई ओन प्रोजेक्ट्स. कि एक कोड बेसिक्स एक प्लेटफॉर्म है जो रेज्यूमे प्रोजेक्ट्स करके एक ऑप्शन होगा, उसमें वो वीकली या फिर मंथली ऐसे कॉम्पिटिशन्स लॉन्च करते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ एंड उसमें पीपल टेक पार्ट. तो उसमें तुम पार्ट ले सकते हो या फिर प्रीवियस कंपटीशन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट और डेटा सेट्स ले करके वहाँ से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. एंड देन यू कैन चेक कि इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट इंटायरली और नॉट. तो उससे आई डिड मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम्हें डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो फिर तुम्हें ये सब के अलावा मशीन लर्निंग, पाइथन, ये सब भी आना चाहिए. तो पाइथन आई मोस्टली लर्नड इट फ्रॉम
Code with Harry and other platforms as well. I cannot remember it right now. और मशीन लर्निंग भी तुम्हें वेरियस प्लेटफॉर्म से सीखने पड़ेंगे. आई लर्न इट फ्रॉम सिंपली लर्न एंड मोर यूट्यूब चैनल्स कोई स्पेसिफिक नहीं होती. अगर मेरे को एक से समझ में आ रहा है तो तुम्हें किसी और से समझ आएगा, तो यू हैव टू फिगर इट आउट योर सेल्फ. इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम पूरे कोर्स को कंप्लीट करो, तुम्हें समझ में आना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे तुम बिना किसी के हेल्प के एक पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड कंप्लीट कर सको खुद से. सो दैट वाज इट अबाउट द डेटा एनालिटिक्स डोमेन. और एसडी के लिए अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड्स हु वर प्रिपेयरिंग फॉर एसडी, LeetCode was the best source for it. सो फर्स्टली तुम्हें पूरा DSA कंप्लीट करना होगा. DSA कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो जिस भी लेवल तक तुम पहुंचोगे यू हैव टू मेक श्योर कि जो जो कॉन्सेप्ट्स तुम कवर करते जा रहे हो उसके तुम सम्स भी लगाते जाओ. और वो सम्स होते हैं LeetCode, CodeChef या फिर हैकर रैंक जैसे वेबसाइट्स में तुम्हें अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करनी होती है. तुमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने टाइम में किए, ये सारी चीज़ें. और इसके सोर्सेज मैं उतना ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, अगेन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा. बट दिस इज़ प्रिटी मच एन ओवरव्यू तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. So yes, that was it for this video. Thank you for watching, guys. Hope it was informative for you all, and all the best for the placement season. Hope you all do great.